जय हिंद मित्रों, कैसी कट रही है। इस बार काफ़ी विलम्ब हो गया नेक्स्ट वीडियो बनाने में। दरअसल होता क्या है कि हमारे इतिहास की जो ये सीरीज चल रही है थोड़ी लंबी हो जा रही है और मैं एक साथ 2-3 टॉपिक एक ही वीडियो में कवर कर रहा हूँ। इसलिए अभी मैंने सोचा है कि छोटा वीडियो बनाऊँ और एक एक टॉपिक को उठाऊँ जिससे आप ज़्यादा बोर भी ना हो और सभी टॉपिक जो है वो आपको सिलसिलेवार ढंग से पढ़ने के लिए मिले, जो इतिहास के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्रम से पढ़ना यानी टाइमलाइन का हम लोगों को बहुत ख्याल रखना है अभी के समय में तो, और क्योंकि अभी जितना भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं वो मध्यकालीन भारत के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आपसे एक अनुरोध है कि बीच से कभी भी मेरा वीडियो मत देखें। जैसे चैप्टर 3 देख लिया, कभी चैप्टर 2 देख लिया, जंप नहीं करना है। जब भी आपको देखना है, यदि आपने मिस कर दिया है तो हमेशा पिछली चैप्टर से उसको आगे देखें, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि कौन सी घटना किसके बाद हुई। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि 963 ईस्वी के पश्चात उत्तर भारत में कई राजपूत राज्य विद्यमान थे, जिनमें कन्नौज के गहदवाल, मालवा के परमार और अजमेर के चौहान प्रमुख थे। फिर छोटे छोटे जैसे जबलपुर में कलचुरी राज्य है, बुंदेलखंड में चंदेल था, गुजरात के कुछ क्षेत्र में चालुक्य थे और दिल्ली में तोमर वंश की उपस्थिति थी। फिर ये लोग आपस में संघर्ष करते रहे, हम लोगों ने पढ़ा, और कन्नौज पर अधिकार इनका प्रमुख उद्देश्य बन गया, क्योंकि उस समय कन्नौज पर अधिकार कर लेना यानी पूरा भारत पर उनका वर्चस्व हो जाना। फिर हमने गजनवी के बारे में पढ़ा और उसके महत्वपूर्ण आक्रमण के बारे में जाना। गजनवी ने जमकर भारत में खून की नदियाँ बहाईं और कई मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ डाला। उसके बाद जो भी रही गई जो कसर थी वो 12वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद गौरी के आक्रमण ने उतार दी। फिर हमने पृथ्वीराज की दिलचस्प कहानी आपके साथ शेयर की। यदि आपने मिस कर दिया इस वीडियो को तो डिस्क्रिप्शन में मैं चैप्टर 4 का लिंक दे देता हूँ, वो आप जाकर देख लें। बहुत ही दिलचस्प कहानी है पृथ्वीराज की। इस वीडियो में हम यानी चैप्टर 5 में हम मामलुक सुल्तान के विषय में पढ़ेंगे। भारतीय इतिहास में तुर्कों द्वारा स्थापित इस राज्य को, जो लगभग 1200 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चला, दिल्ली सल्तनत को मुख्यतः क्रमशः 5 राजवंशों ने हासिल किया: मामलुक सुल्तान, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। तो इस क्रम को याद रखिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स में बहुत बार आ जाता है कौन से वंश पहले है कौन से वंश बाद में है, उसका आप क्रम से सजाएं। तो आज हम इस लिस्ट में जो पहला है मामलुक सुल्तान के विषय में पढ़ने वाले हैं। मामलुक सुल्तान को लगभग 1206 ईस्वी तक अनेक नामों से संबोधित किया जाता था, जैसे गुलाम या दास वंश या तुर्क मामलुक सुल्तानों का काल या एलबारी वंश का काल। तो इन्हीं विभिन्न नामों से जाना जाता था। जो इतिहासकार इसे गुलाम वंश या दास युग की संज्ञा प्रदान करते हैं, उनके अनुसार इस युग में दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले सभी सुल्तान या तो स्वयं दास थे या दासों के संतान थे। तो मोहम्मद गौरी, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा, उसका एक भतीजा था गयासुद्दीन नाम से। तो वो ये जो दास प्रथा था वो बंद कर दिया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गौरी का दास था, तो वो अब दास नहीं कहलाने लगा। तो उसका जो भतीजा था वो गयासुद्दीन की यह एक पहल थी कि अब दास नहीं कहा जाएगा। फिर भी यह वंश भारत के इतिहास में गुलाम वंश ही कहलाया, क्योंकि इस वंश की जो नींव डालने वाला जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, वो सुल्तान बनने से पहले मोहम्मद गौरी का एक दास था यानी गुलाम था। इसी तरह इस राजवंश के अन्य प्रसिद्ध सुल्तान भी गुलाम ही थे। अल्तमश, जिसको हम लोग इल्तुतमिश के नाम से ज़्यादा जानते हैं, और बलबन भी सुल्तान बनने से पूर्व गुलाम ही थे। इसलिए दिल्ली सल्तनत की प्रथम वंश के काल यानी 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी को गुलाम वंश कहा जाता है। आजकल अधिकांश भारतीय इतिहासकार इन्हें मामलुक सुल्तान अथवा प्रारंभिक या आदि तुर्क भी कहते हैं। जो भी हो, लगभग 100 वर्षों तक इन तुर्क सुल्तानों को दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा के लिए विदेशी आक्रमणों, तुर्की नेताओं के आंतरिक मतभेदों का सामना करना पड़ा। उत्तर भारत में स्थापित तुर्की साम्राज्य का प्रभाव लगभग सारे भारत पर पड़ा और फलस्वरूप आने वाले अनेक वर्षों में देश में सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक जीवन में अनेक परिवर्तन देखने को मिले। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो मोहम्मद गौरी जब 1191 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने के लिए आया, तब कुतुबुद्दीन ऐबक उसके साथ साथ आया था। चूँकि वो गुलाम था तो वो साथ साथ आना वाजिब था। तो वह तुर्किस्तान में पैदा हुआ था और उसकी सेवाओं से खुश होकर मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में अपने द्वारा जीते गए
भारतीय प्रदेशों का उसे सूबेदार नियुक्त कर दिया था। उसे उन प्रदेशों की रक्षा करने एवं बढ़ाने का भी अधिकार प्राप्त हो गया था। तो ऐबक ने 1192 ईस्वी में अजमेर और मेरठ के विद्रोहों को दबाया। उसने हांसी, दिल्ली, रणथंभौर आदि प्रदेशों को भी उसी वर्ष जीता। 1994 ईस्वी में जब गौरी कन्नौज के राजा जयचंद को हराने के लिए आया तो उसने गौरी की मदद भी की। उसने 1197 ईस्वी में गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय को हराया और 1205 ईस्वी में कालिंजर के दुर्ग को जीत लिया। कुतुबुद्दीन 1192 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक गौरी के सूबेदार के रूप में शासन करता रहा। पर गौरी जब मर गया, उसके मरने के बाद वह दिल्ली का स्वतंत्र सुल्तान बन गया और उसने गजनी से संबंध विच्छेद कर दिया, यानी उसका जो पूरा फोकस उसने भारत पर ही डाला। अब हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक की कठिनाइयों और सफलताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान बनते ही कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। किरमान का सूबेदार ताजुद्दीन जल्दौज गजनी, जो अफगानिस्तान का बादशाह बन बैठा था, वह भारत को भी स्वयं को गौरी का सच्चा उत्तराधिकारी समझकर अपने साम्राज्य का हिस्सा समझता था। ऐबक ने उसके इस दावे को नहीं माना और गजनी पर आक्रमण कर दिया। उसने 1208 ईस्वी में उस पर कब्जा भी कर लिया, मगर बाद में जो ताजुद्दीन यल्दौज था वो ऐबक को बाहर निकाल दिया और ऐसे भी ऐबक भी चाहता था कि पूरा उसका ध्यान जो है भारत पर है। इस तरह कुतुबुद्दीन ऐबक का अधिकार केवल भारतीय प्रदेशों तक ही सीमित रहा। बिहार और बंगाल के स्वतंत्र शासक के रूप में अली मर्दान को खिलजी सरदारों ने स्वीकार नहीं किया। वह जेल से भागकर ऐबक के पास दिल्ली आया और उसे बंगाल पर हमला करने के लिए कहा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी बात मानी और खिलजी सरदारों ने ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। वे उसे वार्षिक खराज, यानी ये सब नाम याद रखिए, खराज मतलब भूमि कर, ये भी आता है कभी कभी मिलान करने के लिए कि एग्जाम में आएगा आपको कि खराज क्या होता है, तो आपको याद रखना चाहिए भूमि कर होता है। तो वे उसे वार्षिक खराज देने के लिए सहमत हो गए। इस तरह उसने बंगाल की समस्या हल कर ली, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बंगाल की समस्या हल कर ली। ऐबक के सामने एक और समस्या थी, वह था गुलाम होने के कारण बहुत से मुसलमान उसे गद्दी का वास्तविक अधिकारी नहीं मानते थे। उसने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए उच्च पदाधिकारियों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए ताकि उसका जो सामाजिक स्तर है उन मुसलमानों की निगाह पर क्या हो सके, ऊंचा हो सके। उसने अपनी बहन का विवाह जो है वो नासिरुद्दीन कुबैचा से किया, जो सिंध और मुल्तान के शासक के रूप में कार्य कर रहा था। उसने इल्तुतमिश से अपनी लड़की की शादी कराई। उसने स्वयं ताजुद्दीन यल्दौज की लड़की से, जो गजनी का शासक था उस समय, उससे शादी कर ली। इस तरह कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी प्रारंभिक कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की। अब हम लोग जानेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कार्य किया था, जो पूरा उसका शासन काल था, उसका क्या मूल्यांकन है वो जानते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत पर केवल 4 वर्षों के लिए ही स्वतंत्र सुल्तान के रूप में शासक करने का अधिकार मिला। 1210 ईस्वी में लाहौर में पोलो, जिसको उस समय चौगान कहा जाता था, वो खेल रहा था और घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। ऐबक गुलाम होते हुए भी भारत का शासक बन गया, यही उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। वह बड़ा परिश्रमी था। उसकी सैनिक योग्यताएं इस बात से प्रमाणित होती हैं कि उसने अनेक विजयें प्राप्त की। उसने अपनी कूटनीति का परिचय तब दिया जब उसने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए उच्च स्थिति के मुस्लिम अधिकारियों के परिवारों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उसे बहुत बड़ा दानी समझा जाता था, इसलिए उसको सब तत्कालीन लेखकों ने लाख बख्श कहा है, गिवर ऑफ लाइफ। तो ये भी आ सकता है कि लाख बख्श किसे कहा जाता है, किसे कहा गया है इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में लाख बख्श जो है किसे नाम दिया गया है। तो आपका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो वह साहित्य और कला का आश्रयदाता भी था। ऐसा नहीं था कि साहित्य को नहीं मानता है या कला को नहीं मानता है, ये सब अच्छा था। वो अपने दरबार में साहित्यकारों को भी रखता था, कलाकारों को भी रखता था। उसके दरबार में हसन निज़ामी और फ़खरुद्दीन नामक 2 विद्वान थे। तो ये भी आ सकता है आपको सवाल कि हसन निज़ामी और फ़खरुद्दीन नामक जो विद्वान थे किसके दरबार में थे। तो आपका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य शुरू कराया, जिसे बाद में इल्तुतमिश ने पूरा किया। ये भी आता है कि किसने पूरा किया है, बहुत बड़ा है एग्जाम में कि जो कुतुब मीनार है वो उसका जो कार्य है वो किसने पूरा किया। तो उसका आंसर होगा इल्तुतमिश या इल्तुतमिश ने पूरा किया।
उसने दिल्ली में कुतुबी मस्जिद नामक एक प्रसिद्ध मस्जिद बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक के मरते ही चारों तरफ अशांति फैल गई। अमीरों ने आराम शाह को गद्दी पर बैठाया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वह उसी का बेटा था, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि आराम शाह को वह कुतुबुद्दीन ऐबक का भाई था। पर आराम शाह को कई प्रदेश के शासकों ने दिल्ली का सुल्तान मानने से इनकार कर दिया। सिंध और मुल्तान के शासक नासिरुद्दीन कुबैचा और बंगाल और बिहार के शासक अली मर्दान, जो बख्तियार खिलजी का पुत्र था, उसने खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया। इस तरह चारों तरफ जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के जाने के बाद पूरे भारत में चारों तरफ अव्यवस्था फैल गई। आराम शाह एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ और वह स्थिति को संभाल नहीं सका। अतः ऐसी परिस्थिति को भी संभालने के लिए दिल्ली के जो मुस्लिम सरदार थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद यानी इल्तुतमिश को, जो उस समय बदायूं का सूबेदार था, उसको बुलवा कर दिल्ली के सिंहासन को संभालने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया। और फिर ऐसा कहा जाता है कि आराम शाह को बड़े आराम से इल्तुतमिश ने दिल्ली के पास एक जड़ नामक एक स्थान है, वहाँ पराजित करके उसको मौत के घाट उतार दिया। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इल्तुतमिश के बारे में क्या है भाई, क्या चीज़ है ये, और फिर रजिया बेगम कौन थी यह जानेंगे। तब तक लेता हूँ आपसे विदा, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, और यदि आप पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है तो नीचे लाइक बटन दबाएं और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।